जी, डी पार्ट में है फॉर द मूवमेंट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम पी टू क्यू state and explain whether the displacement word is very important of the droplet is less than, more than, or the same as the distance along this path. क्या मतलब इस बात का? देखें, हम प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, ये अगर आप देखें पी से अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हम यहाँ पर तो वाटर की बात की गई है, अगर वाटर की बात करें कि पी से क्यू तक का जो ये पाथ है, अगर आप गौर करें ये कर्व्ड पाथ नज़र आ रहा है। तो ये पाथ है और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर आप देखें यहाँ पर हम इसको लाइन को अगर ड्रॉ करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ये शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट को, राइट। और ये हमारे पास कर्व्ड पाथ है। अब आप ख़ुद देख के बताएं कि इन दोनों पाथ्स में से नंबर 1 एंड नंबर 2 ये कर्व्ड पाथ है, इन दोनों में से जो स्मॉलर कौन सा और लार्जर कौन सा है? ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम होगा क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर 1 जो होगा वो कम होगा। तो हमसे यही बात पूछ रहा है, फॉर द मूवमेंट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर राइट फ्रॉम पी टू क्यू state and explain whether the displacement of the droplet is less than, more than, or the same. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस, हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। डिस्टेंस from P to Q. So less than distance along path। ये बात हमें समझ आ गई, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट राइट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दैट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू। देखें जी, जो डिस्प्लेसमेंट हमने कहा है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास हाइट है 1.4 मीटर्स, जो हमने पिछली वीडियो हमने इसको देखा इस हवाले से, और रेंज के बारे में भी बात की। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। इसमें हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो उसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी, अगर हम उसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का जो स्क्वायर होगा वो रेंज का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर रेंज देखते हैं, रेंज की वैल्यू हमारे पास थी 3.5, उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस हाइट हमने पहले कैलकुलेट भी की है, कितनी है 1.4। ये देखिए 1.4 आपने ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम हाइट की वैल्यू पुट करते हैं 1.4 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर आ गया, राइट। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर आप अंडर रूट ले लें। तो यहाँ पर पास जो रिज़ल्ट आएगा, कैलकुलेट करेंगे आप 3.762, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 3.8 मीटर्स, राइट। तो 3.8 आ गया। अब देखिए ज़रा, रेंज की जो वैल्यू थी हमारे पास उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे? अगर आप देखें 3.5, तो हमारे पास कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। यहाँ पर हमारे पास कितने आए, 1.4 लिखा हमने, कितने आए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन्हीं हाइट को भी और रेंज को भी जो हम
देख रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ देखी हैं, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए हैं, 2 अच्छा, क्या करना होता है, फार्मूले में पुट करने पर हमारे पास जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, लीस्ट कितने, 2 ही हैं, तो आंसर भी आपने क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। फिगर 4.1 shows the velocity time graph for an object moving in a straight line। देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब टाइम t0 है तो उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। जब टाइम जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ तो हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, फाइनल वेलोसिटी इसकी v है। कितना टाइम गुजरा है, t टाइम गुजरा, और हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मिल रही है। एक तो हमें वैसे आइडिया होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का मिलना हमें बता रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वैसे आपको ये बात जनरली पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, उसका अगर आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और हमें पता चल रहा है कि ये ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट लें तो हमें एक कांस्टेंट ग्रेडियंट मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी ग्रेडियंट की, यानी एक्सेलरेशन इस केस में समझ आता है कि ये कांस्टेंट होगा, ग्रेडियंट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि उसका ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन देता है। ओके, उसने क्या कहा, डिटर्मिन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ u, v एंड t फॉर द एरिया अंडर द ग्राफ। अब हमें ये बात पता है कि ये जो शेप बन रही है इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये u होगा और ये हमारे पास क्या होगा, v होगा, और हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, हाफ दो साइड्स की जो हाइट देखें, एक क्या आ जाएगी u प्लस v, और उन दोनों के दरमियान जो टाइम है वो t है, तो t से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम की शेप है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 u प्लस v इंटू t आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब देखें, स्टेट द नेम ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द ग्राफ। लफ्ज़ उसने अगर वेलोसिटी इस्तेमाल किया है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें आंसर में क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, उसका अगर आप ग्रेडियंट निकालें तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है, और अगर आप उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालें, एरिया अंडर द ग्राफ, तो वो हमें क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट दे देता है, ठीक है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड लिख देता तो हम क्या कहते, फिर स्पीड दिखता तो डिस्टेंस लिख लेते, क्योंकि वेलोसिटी लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पार्ट है, ध्यान से सुनना है। अ बॉल इज़ किक्ड विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखें, यहाँ पर लफ्ज़ उसने सिर्फ वेलोसिटी इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये जब खाली लफ्ज़ वेलोसिटी इस्तेमाल करे, यानी ना वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहे ना वर्टिकल वेलोसिटी कहे, अगर वो जस्ट वेलोसिटी कहे तो क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए, यहाँ जो वेलोसिटी दी गई है क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी। कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, एंगल उसका कितना बन रहा है, 60 डिग्री, तो ये क्या बनेगा, यू एक्स कहेंगे, ठीक है, या इसे हम यू हॉरिजॉन्टल के तौर पर अगर लेना चाहें तो दोनों ऑप्शन हैं हमारे पास। मोस्टली हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल किया जाता तो हम इसको यू एच मीन्स हॉरिजॉन्टल, यू कॉस थीटा। अब इसमें हमारे पास जो
15 है वो क्या हमारे पास u यानी वेलोसिटी है, ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना वर्टिकल, सिर्फ u होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखेंगे, यू वी लिखेंगे। तो यू वी क्या होगा हमारे पास, यू साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, वैल्यूज पुट की जा सकती हैं हॉरिजॉन्टल। देखें ये अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन के ऊपर भी आते हैं हम। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए जो u होगा 15 और cos 60 आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करें अगर, तो u मीन्स इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इनिशियल वाली, तो 15 साइन और ये 60 आ जाएगा। आगे कैलकुलेट कर लेंगे, अगर उसने हमें क्वेश्चन में पूछा है तो हम फर्दर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं हम। अब देखिए इसने क्या कहा, अज्यूम दैट एयर रेजिस्टेंस इज़ नेग्लिजिबल। जब ऐसा सेंटेंस लिखा जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए A इज़ इक्वल्स टू जी। अब देखें ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो -9.81 न्यूटन पर केजी आएगा, यानी एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की गई है, नेग्लिजिबल है, यानी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा। अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब हमें पता है अगर ऊपर से नीचे आ रहा होता, जैसे हमने पिछले पार्ट में पिछले क्वेश्चन में देखा, तो फिर हम +9.81 यूज़ करते। अब उसने हमें क्या कहा है, बाय कंसिडरिंग द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू रीच द वॉल। देखें हमें ये बात पता है जनरली, वैसे भी हम जानते हैं, मैं हर वीडियो में ये बात करता आ रहा हूँ कि अगर आपने टाइम निकालना हो, आपने हाइट निकालनी हो, तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना है, वर्टिकल कंपोनेंट्स। और अगर आपने रेंज निकालनी है तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, अब हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। अब ये देखें, टाइम निकालने के लिए एक बात तो ये पता चलती है कि वर्टिकल कंपोनेंट्स से इस्तेमाल करने हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन कौन सी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास टाइम से रिलेटेड कौन कौन सी इक्वेशन है। पहले हम लिखना चाहेंगे v इज़ इक्वल्स टू, ये साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमारे पास क्या ऑप्शंस होती हैं और हमने किस ट्रैक को फॉलो करना है। v इज़ इक्वल्स टू u प्लस 80, ये एक इक्वेशन है जिसमें टाइम इन्वॉल्व है। दूसरी हमारे पास है s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT²। अब देखना ये है कि हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें क्या क्या चीज़ गिवन है। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि उसमें जो डायग्राम थी, देखें जैसे यहाँ पर हम देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम गौर करें तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन था, तो हमारा माइंड रेंज वाले फार्मूले की तरफ गया था। मतलब आपने इस बात का ध्यान करना है, आपको कहीं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस दिया तो नहीं हुआ। अगर दिया हुआ हो तो आपका माइंड, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हो तो रेंज की तरफ माइंड चला जाएगा, और अगर आपको ये हाइट दी गई होती तो आपका माइंड जो सेकंड इक्वेशन है s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT² की तरफ जाना चाहिए, या फिर 2as इक्वल्स टू v² माइनस u²। मैं यहाँ लिख देता हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT², या अगर आपको वर्टिकल हाइट दी होती तो 2as इज़ इक्वल्स टू v² माइनस u², या फिर इस तरफ माइंड जाता। फिर ये डिपेंड करता है इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर टाइम से रिलेटेड या तो के डेटा आपको दिया हुआ हो या आपको टाइम फाइंड आउट करना हो, तो ऑब्वियसली आप इस इक्वेशन को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज़ इसको प्रेफर करेंगे। कोई और अननोन हो टाइम के अलावा तो आप इस इक्वेशन को प्रेफर करेंगे। खैर, हम वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम यहाँ देखते हैं इस सिचुएशन में हमें कहीं पर ना तो
ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहीं इसकी वैल्यू दी हुई है, ना हमें कहीं वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट की वैल्यू दी हुई है, कहीं नहीं दी हुई। इसीलिए डिस्टेंस से रिलेटेड इक्वेशन की तरफ हमारा माइंड नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं, ये ख्याल रखते हुए कि हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स इस्तेमाल करने हैं। सिलेक्शन तो हमें समझ आती है, इसमें यहाँ तीसरी भी लिखता हूँ, 2as इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की तरफ नहीं जा सकते, इस इक्वेशन की तरफ नहीं जा सकते, इसकी तरफ जा सकते हैं। इनकी तरफ क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस दिए ही नहीं हुए, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल। तो सिलेक्शन में हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वर्टिकल कंपोनेंट्स का यूज़ करना है, तो हमें पता है ये फाइनल, ये वर्टिकल, इनिशियल वर्टिकल, एक्सेलेरेशन वर्टिकल, टाइम के साथ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं लिखते। चलें ज़रा वापस आते हैं डायग्राम के ऊपर और हम देखते हैं यहाँ पर हमें जो डेटा दिया हुआ है वो क्या बताया जा रहा है। डेटा में ये हमें u दिया हुआ था। जब u दिया हुआ है उसके दो कंपोनेंट्स हुए u x और u y। u x यानी u x लिखें या आप क्या लिखें, यहाँ पर हम लिख देते हैं u x लिख सकते हैं या फिर u हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं। वो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये इसका वर्टिकल होगा। हमें पता है अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट्स हुए, वी एक्स हुआ और वी वाई हुआ। वी एक्स को हम वी एच भी बोलेंगे, वर्टिकल को हम वी लिख देंगे वर्टिकल। अब हमें ये बात पता है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सेम रहती है, जो यहाँ पर वैल्यू होगी वही यहाँ पर होगी। वर्टिकल, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ऊपर जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूस होता है, हॉरिजॉन्टल ये सेम, ये सेम। फर्दर देखें यहाँ पर ये सेम रहता है, ये रिड्यूस हो जाता है। इस पॉइंट पर क्या होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल ज़ीरो होगा। तो एक बात का ख्याल रखना होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को अलग डील करना है, वर्टिकल कंपोनेंट्स को अलग डील करना है। अब यहाँ पर देखें, आप इसी बात को सामने रखें तो हमारे पास जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हुई वो हमारे पास कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। जो हमारे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो हमें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला u साइन थीटा, और हमने यहाँ पर देखा था ये रहा हमारे पास वर्टिकल वाला पोर्शन क्या है, 15 साइन 60। पहले भी हम इस चीज़ को देख चुके हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 15 साइन 60 वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का। तो हम यहाँ क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ लिखना चाहेंगे 15 साइन 60 और प्लस का साइन लगाया। अब देखें ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो ए वी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो जो हम जी की वैल्यू लेना चाहेंगे वो -9.81 न्यूटन पर केजी लिखेंगे। यानी यहाँ पर मैं प्लस इस फार्मूले का लिखूँगा, ठीक है, और बाकी हमारे पास -9.81 और टाइम को हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 इज़ इक्वल्स टू 15 साइन 60 -9.81 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये माइनस में इसको लेफ़्ट साइड पर लेके आए तो ये बनेगा 9.81 इंटू टाइम इज़ इक्वल टू 15 साइन 60।
नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, टाइम t इज़ इक्वल टू 15 साइन 60 डिवाइडेड बाय 9.81। जब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे, उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 9.81 से अगर आप डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ टाइम दैट वुड बी 1.3। राइट, तो आप लिखेंगे 1.3। अच्छा, अब ये देखें कि आपके पास हो सकता है आंसर 1.32 इस तरह से आए, तो इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। अगर आप इस डेटा के अंदर देखें तो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं, 2, यहाँ पे 2 और यहाँ कितने 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करेंगे। राइट, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया, एक्सप्लेन वाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट एज इट मूव्स टू द वॉल। जब वॉल की तरफ जा रहा है, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी सेम रह रहा है। अब क्वेश्चन है कि ये सेम क्यों रह रहा है। देखें वेलोसिटी अगर हम जनरली बात करें, जब हमें पता है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो उस वक़्त एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है। अगर एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, वो ज़ीरो होगी, नंबर 1। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, या दो जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हों उसका रिजल्टेंट। अब क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही फोर्स होती है जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्ट कर रही है, एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। तो इसका मतलब एक ही फोर्स है, वो क्या होती है, वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो क्योंकि ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग, यानी इस तरफ या इस तरफ हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही होती। ठीक है, तो जैसे मैंने ये आइडिया भी दिया आपको, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट क्यों रहती है। कांस्टेंट इसलिए रहती है कि उस हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करती। तो हम क्या लिखेंगे, द फोर्स इन द horizontal direction is 0। राइट, नेक्स्ट पार्ट में कहा गया, शो दैट द बॉल स्ट्राइक्स द वॉल विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का नाम सुनते ही एक चीज़ माइंड में आती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन हमारे पास कांस्टेंट रहती है। शुरू में स्टार्ट में हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो किसके इक्वल थी, 15 cos 60। वे शुरू में जो रह रही है, तो जब वो हिट करने जाएगा तब भी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा वही हमारा आंसर होगा किसके लिए, जब वो बॉल से हिट कर रही है। मतलब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं जो कि किसके इक्वल आएगी हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि यू एच के इक्वल है और यू एच क्या होगा, यू कॉस थीटा। यू कितना था हमारे पास 15 और ये कॉस और कितना था एंगल 60। अगर आप देखें यहाँ पर 60 एंगल दिया हुआ था। ठीक है, तो आप क्या करें, इनकी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, ये मेरे ख्याल से आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सेम रहती है। आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का निकाला हुआ है, उसको बेशक आप पहले आंसर निकाल के रख लें
और आप कह देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर ये वाला बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, द मास ऑफ द बॉल इन बी। उस बॉल का मास हमें दिया गया 0.40 kg। इट इज़ इन कॉन्टैक्ट with the wall for a time of 0.12 seconds and rebounds, oh very important word, rebounds horizontally with speed of 4.3 meter per second। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो रिबाउंड का केस होगा, हमसे चेंज इन मोमेंटम की बात पूछेगा, रिबाउंड का केस हो तो हमें ये बात जनरली पता होती है कि चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला होता है mv माइनस mu। बट अगर रिबाउंड की बात की जाए, जब रिबाउंड की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट ये इसको मॉडिफाई करके mv प्लस mu लिख सकते हैं, क्योंकि रिबाउंड के केस में क्या होता है जनरली, अगर हम बात करें कि बॉल है यूँ आ रही है तो जब ये रिबाउंड होगी इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन की वजह से माइनस का साइन आ जाता है। तो एक तो नेगेटिव का साइन फार्मूले के अंदर होता है, दूसरा हमारे पास डायरेक्शन चेंज होने का माइनस आता है। तो माइनस इस सपोज करें ये हमारे पास यहाँ माइनस आता हो तो माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो रिबाउंड का केस आए तो आप डायरेक्टली प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। हिट करने से पहले उसकी जो वेलोसिटी थी, जो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वो 7.5 थी। हिट करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 4.3 है। तो हम क्या करते हैं, बाद वाली ये है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखते हैं। यहाँ पर मास तो दोनों में एक जैसा ही होगा, 0.40। फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, 4.3 प्लस मास दोबारा वही लेना 0.40 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, जब वो हिट कर रहा था तो वो ये कितनी थी, 7.5 थी। राइट, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन 4.72। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख लेंगे हम, 4.7 लिख देंगे। इसमें भी देखें, अगर हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स दो आए और यहाँ भी 2 आए तो लीस्ट भी 2 ही हैं, तो हमने यहाँ पर आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा, दैट इज़ 4.7। राइट, पार्ट में इस पार्ट में बच्चों से ये गलती बहुत ज़्यादा होती है कि वो रिबाउंड के वर्ड को इग्नोर कर देते हैं और वो डायरेक्ट सिर्फ माइनस वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। अब चेंज इन मोमेंटम आपने निकाल लिया, अब आपने क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड, किसकी, एवरेज फोर्स की। देखें, एक बात याद रखें, जब हमसे किसी पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, यानी इस पार्ट में जैसा कि फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमेशा याद रखें उसका लिंक पिछले पार्ट से ज़रूर होता है कहीं ना कहीं। तो ये फोर्स है और ऊपर चेंज इन मोमेंटम, हम वैसे भी जानते हैं जो फोर्स का फार्मूला होता है वो डेल्टा पी ओवर टी होता है। चेंज इन मोमेंटम आपने ऑलरेडी जो है वो निकाला हुआ है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी थी, हमारे पास वैल्यू 4.7 ऊपर आपने निकाली हुई है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको पहले पता है कि वो जो इन कांटेक्ट है विद द वॉल फॉर द टाइम ऑफ 0.12 सेकेंड्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0.12 लिख देंगे। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 39। तो हम यहाँ लिख देंगे 39 लिख देंगे। राइट, तो यहाँ पर भी देखें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए।
यानी अगर ऐसे होता कि एक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, एक वैल्यू की जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, तो हमारा जो है वो आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए था? 2। तो 3 और 2 में से लोअर वन कौन सा है? 2। तो हमने क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उस केस में लिखते। इस केस में क्या दोनों ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हैं, तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें बहुत सी बातें हैंडल हुई हैं वैसे। आप देखें इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकालने की बात हुई, वर्टिकल कंपोनेंट निकालने की बात हुई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सेम रहता है, इसकी भी बात की। फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ की, सिलेक्ट की कैसे करते हैं, और इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों कांस्टेंट रहता है उसकी रीज़न बताई। फिर ये वही जो पहले हमने कंपोनेंट्स निकाले। फिर चेंज इन मोमेंटम की बात है, उसमें भी ख्याल रखना पड़ा कि रिबाउंड जो होता है तो उसमें प्लस का होता है, और इसमें क्या है एफ इज़िकल्स टू डेल्टा पी ओवर टी। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो ऐड हुए हैं। एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं, जैसे यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, अगर उसका उसका एरिया अंडर ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो इस हवाले भी हमने जाना। तरीका ये होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अपने पास एक रजिस्टर रखा करें, आप जो है उसमें लर्निंग पॉइंट्स ज़रूर लिखा करें, आपको बाद में बहुत काम आएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में बहुत ही सारे हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि नोट्स में लिखे जा सकते हैं, राइट।